तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर है ये अपना डिसोल्यूशन। क्या नाम है? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। चलो, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ये क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ इस चैप्टर में। ऐसे 6 to 8 मार्क्स 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले समझो, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर दो चीज़ें। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप अमंग दी पार्टनर्स। चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। मतलब है इसका, जैसे कि हमने इससे पहले डेथ पढ़ी थी, तो डेथ में एक पार्टनर हमारा हट गया था, जिसकी डेथ हो गई थी, तो दो पार्टनर उस फॉर्म को आगे जाके कंटिन्यू कर रहे थे, तो वो क्या होता है? वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। मतलब पार्टनर्स के आपस में रिलेशन चेंज हो जाते हैं। इसमें रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर चला जाता है, चेंज इन PSR हो गया जैसे कि। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि चेंज इन रिलेशन अमंग दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के आपस में जो रिलेशन है वो चेंज हो जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, कोई किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, कोई रिटायर हो रहा है, वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। अब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती क्या है? तो समझो मेरी बात को। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज डिसॉल्व। मतलब बिजनेस जो चल रहा है ना अपना, जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो हमारा हो गया है बंद। ठीक है, बिजनेस इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज डिसॉल्व्ड। मतलब अब जो हमारी फर्म चल रही है वो हमेशा के लिए बंद हो गई है। ठीक है, मतलब जो हम फर्म रन कर रहे थे अपने साथ मिलकर, वो अब आगे नहीं चलेगी, वो अब हम ख़त्म कर देंगे उस फर्म को। ठीक है, नामो निशान मिटा देंगे उसका, कि ऐसी भी कोई फर्म थी, आग नहीं लगानी है फर्म में, मतलब क्लोज कर देंगे सारे एसेट लायबिलिटीज़ वगैरह। अब हम ये देखेंगे कि जब हम अपनी फर्म को बंद करते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन फर्म का मतलब है जब हम अपनी फर्म बंद करते हैं तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं हम, उसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहले हमको एक चीज़ देखनी है, एक डेफिनेशन दी हुई है बच्चों। ठीक है, एक डेफिनेशन दी हुई है, देखो ये रही डेफिनेशन। क्या है हमारी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग ऑल दी पार्टनर्स इन दी फर्म। इसका मतलब यही है कि हमारी जो फर्म है वो बंद हो जाएगी। लेकिन ये सेक्शन वाली डेफिनेशन है, तो ये आपको रट के जानी है एज इट इज़। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में ये पूरी डेफिनेशन है 2 लाइन की, ये जैसे कि तैसे आपको रट के जानी है। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब हमारी फर्म किन किन रीजन से डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अपने मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। चलो तो देखते हैं फिर हम मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 3 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जाम। ठीक है, तो फर्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। फर्स्ट क्या है हमारा? म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? हमने आपस में बातचीत करी सारे पार्टनर्स ने,
और आपस में बातचीत करके ये डिसाइड किया कि यार अब आगे कुछ होने नहीं वाला है, अब हम इस फॉर्म को बंद कर देते हैं। तो वो है हमारा, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपसी सहमति से जब हम अपनी फॉर्म को बंद करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? म्यूचुअल एग्रीमेंट। अ फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। मतलब सारे पार्टनर जो होते हैं ना, हमारे सारे पार्टनर्स, जैसे कि 3 पार्टनर हैं, अब ये तीनों पार्टनर बोल रहे हैं कि यार अब ख़त्म करो, आगे कुछ फ्यूचर नहीं है इस काम में हमारा, फर्म को डिसॉल्व करो, तब हमारा फर्म डिसॉल्व हो सकती है। उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपस में बातचीत करके फर्म को बंद कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेकंड क्या आता है? सेकंड पॉइंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो ये हमारे पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स हैं हमारे। अब बच्चों ये हो गए बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब इनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, इनके पास रोकड़ा नहीं बचा है कि वो अपनी फर्म को आगे रन कर सकें। ठीक है, इनके पास पैसा नहीं बचा है कि ये अपनी फर्म को आगे रन कर सकें। तो क्या करना पड़ेगा? इनको अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जब सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो ये कहाँ से इसको आगे रन करेंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट बुक में दिया हुआ है व्हेन बिजनेस ऑफ अ फर्म बिकम्स अनलॉफुल। मतलब लॉ के अगेंस्ट में जाके हम अगर कोई काम करेंगे तो भी हमको अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कानून के खिलाफ तो भाई जाना ही नहीं है कभी भी। अगर कानून के खिलाफ जाओगे तो फर्म बंद करनी पड़ेगी आपको। अनलॉफुल बिजनेस करोगे तो फर्म बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट भी बोल देता है कि अपनी फर्म बंद करो, अब आप चलाने लायक हो नहीं हो। तब हम देखेंगे कोर्ट किन किन केसेस में बोल सकता है नोटिस देके कि अब अपनी फर्म को बंद कर दो। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर किसी केस में पागल हो जाता है तो वो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। कोर्ट हमें नोटिस दे देगा कि आपका ये पार्टनर पागल हो चुका है, तो आपको ये फर्म अब बंद करनी पड़ेगी, आप इस फर्म को आगे रन नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पार्टनर बिकम, लिखो पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल। अब देखो पार्टनर मतलब परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, मतलब कोई भी उसके साथ हादसा हो गया तो अब वो फर्म को आगे चलाने में कैपेबल नहीं है, वो कुआं में चला गया, कुछ भी हो गया उसके साथ, वो इनकैपेबल है फर्म को आगे रन करने में, अपना सहयोग देने में। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक इनको नोटिस देगा कि भाई अपनी फर्म को आप बंद कर दीजिए। ये है हमारा सेकंड रीज़न। ठीक है, चलो पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, मतलब अगर कोई भी पार्टनर पाया गया कुछ गलत काम करता हुआ लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में, ठीक है,
पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो लॉ के अकॉर्डिंग, तो लॉ क्या करेगा, लॉ नोटिस पकड़ा देगा कि बंद करो, ख़त्म करो, अब आप फॉर्म आगे रन नहीं कर सकते हो अपनी। ठीक है, चलो यही कुछ पॉइंट्स थे अपने। ठीक है, और बाकी ये कुछ पॉइंट बचे हो तो आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अपना हम, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो देखो ध्यान से, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट mentioned in partnership deed। देखो इसका मतलब ये है, अगर ऐसा कोई भी इवेंट घटता है, मतलब देखो ध्यान से, जैसे कि अपन पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना, तो कुछ बातें लिख देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट होता है जो हमने उसमें लिख रखा है कि अगर ये इवेंट हुआ तो हम पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे, तो उस केस में हम डिसॉल्व कर देंगे हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जांपल हमने इसमें लिख दिया हो कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो वी आर गोइंग टू डिसॉल्व दी फर्म, तो हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्लीशन ऑफ वेंचर। कंप्लीशन ऑफ वेंचर, कंप्लीशन ऑफ वेंचर का मतलब ये होता है बच्चों, मतलब जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हमने कि हम 10-12 ब्रिज बनाएंगे, उसके बाद अपनी फर्म को हम ख़त्म कर देंगे, तो उतने टाइम के लिए साथ में आए, वेंचर कंप्लीट हुआ, हमारा काम ख़त्म हुआ, तो हमने फर्म को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो यही कुछ बेसिक से पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्लीज फोल्ड डाउन दिस पेज। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे अपना सेक्शन 48। क्या देखेंगे हम अपना सेक्शन 48। सेक्शन 48 के अंदर हमें कुछ बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। देखो जब फर्म को हम डिसॉल्व करेंगे अपनी को, तो डिसॉल्व में क्या करेंगे, सारे असेट बेचेंगे, सारी लायबिलिटियाँ चुकाएंगे ना अपनी, क्योंकि जो लायबिलिटी हमारे ऊपर उधार है लोगों का पैसा, वो हमको पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि फर्म बंद कर रहे हैं हम, तो सारा क्लियर करना पड़ेगा, अपने असेट बेचने पड़ेंगे, असेट खत्म करने पड़ेंगे सारे। तो फर्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। हम अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मतलब पैसे चुकाएंगे कैसे लोगों के, जो लोगों की हमारे ऊपर लेनदारी होगी ना, वो हम उनको कैसे चुकाएंगे। तो देखो जैसे हमको लॉसेस हुए होंगे फर्म में, तो वो हम कैसे चुकाएंगे, लोगों के पैसे कैसे देंगे। सबसे पहले तो हम अपने प्रॉफिट्स होंगे उसमें से पे करेंगे। ठीक है, फिर हम पे करेंगे अपनी कैपिटल में से। ठीक है, फिर लास्टली, ठीक है, लास्टली आखिर में बाय पार्टनर्स PSR। ठीक है, बात समझ रहे हो। देखो फर्म का हम लॉस कैसे चुकाएंगे। सबसे पहले जो हमारी फर्म में प्रॉफिट्स होगा ना हमारे पास, सबसे पहले हम उससे लॉस का पेमेंट करेंगे। जो हमारे पास पैसा पड़ा होगा प्रॉफिट का, सबसे पहले हम उससे लॉस का पेमेंट करेंगे। अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है, फिर हम अपनी कैपिटल से पे करेंगे, और सबसे आखिर में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के जो PSR है ना, उस रेशियो में वो अमाउंट लेके आएंगे, तब हम पेमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। ये है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। ठीक है, पहले प्रॉफिट में से, फिर कैपिटल में से, फिर आखिर में जो पार्टनर्स का PSR है ना, उस रेशियो में उनसे पैसे मंगा के पेमेंट करेंगे अपना।
बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्या है अपना, एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। तो देखो ध्यान से, बी पॉइंट है हमारा, बी 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 और ऊपर बस, बी पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक ऑर्डर लिखाऊंगा मैं आपको, तो वो आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑर्डर लिखाऊंगा मैं आपको, वो आपको याद करना पड़ेगा कि हमें कैसे कैसे पेमेंट करना है। ठीक है, हमें कैसे कैसे पेमेंट करना है। तो सबसे पहले डाल लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटी सिक्योर्ड। थर्ड है आउटसाइड लायबिलिटी अनसिक्योर्ड। फोर्थ है पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर है रेजिड्यू इफ एनी अमंग पार्टनर्स इन PSR। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले बात समझते जाना मेरी। हमने अपने एसेट्स बेचे, हमने अपने एसेट्स बेचे होंगे, क्योंकि फर्म देखो बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो एसेट्स को बेचकर हम सारा पेमेंट भी तो करेंगे ना, लोगों की जो लेनदारी है वो चुकाएंगे। तो जब हम असेट को बेचने जाएंगे तो हमारा कुछ खर्चा होगा आने जाने का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बहुत मतलब कोई भी जो खर्चा होगा असेट को बेचने में, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, उनको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, असेट सोल्ड करने में जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये ऑर्डर एज इट इज़ याद करना है आपको। ठीक है, एक प्रोसेस समझ लेना है, ऐसे हिला मत देना, ऊपर का नीचे मत कर देना है, जैसा है वैसा का वैसा याद करना है। सेकंड, आउटसाइड लायबिलिटी सिक्योर्ड, मतलब ये है इसका, हम बाहर से पैसा लेते हैं। ठीक है, अब देखो कोई होगा फाइनेंस प्रोवाइडर होगा, हमने उससे पैसे लिए होंगे, लेकिन उसने पैसे के बदले हमसे कुछ सिक्योरिटी रखवा ली होगी। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रखवा ली होगी, हमारे पेपर्स वगैरह, मशीनरी वगैरह, जो भी कुछ हो, तो वो सॉरी यहाँ पर है ये। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी हमसे रखवाई होगी इसने, तो फिर हम इसका पेमेंट करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज सिक्योर्ड, मतलब जो हमने पैसा बाहर से लिया है ना, उनको अपनी कुछ सिक्योरिटी भी दी है, तो हम सबसे पहले फिर इनका पेमेंट करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को वापस लेंगे। थर्ड में आता है आउटसाइड लायबिलिटीज अनसिक्योर्ड, मतलब इन्होंने हमसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, इन्होंने हमें पैसा दे दिया है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम इनका पेमेंट करेंगे, थर्ड आउटसाइड लायबिलिटीज अनसिक्योर्ड। देन उसके बाद पार्टनर्स से हमने कुछ लोन लिया होगा, तो फिर हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेंगे कि लो भाई अपना पैसा पकड़ो। फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर अगर कुछ पैसा बच जाता है उसके बाद भी, वैसा ऐसा होता नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये प्रोसेस एज इट इज़ याद करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा था सेक्शन 48। अब हम बच्चों देखते हैं सेक्शन 49। तो देखो सेक्शन 49, सेक्शन 49 के अंदर दो बातें हैं, फर्म डेट,
सेकंड बात है हमारी प्राइवेट डेट, फर्म डेट, फिर है प्राइवेट डेट। अब देखो फर्म डेट के अंदर क्या होता है, जो भी पैसा हमारी फर्म लेती है, ठीक है, जो पैसा हमारी फर्म लेती है उसको हम बोलते हैं फर्म डेट, और जो पैसा हम पर्सनली लेते हैं, कोई पार्टनर पर्सनली ले रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट डेट। जो पैसा कोई भी पार्टनर पर्सनली अपना लेता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट डेट, ठीक है। तो अब बात समझना मेरी, ये फर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फर्म अपनी प्रॉपर्टी में से पहले अपना पेमेंट करेगी। पहले फर्म क्या बोलेगी, भाई पहले फर्म्स डेट चुकेगा, देन उसके बाद प्राइवेट डेट आपका जो भी है वो हम चुका देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्राइवेट डेट कुछ होगा, बिजली का बिल वगैरह, इसके घर का जो भी कुछ हो, फर्नीचर लाना हो, इसे कुछ भी हो, तो सबसे पहले ये अपनी प्रॉपर्टी में से प्राइवेट डेट को चुकाएगा, मतलब अपना इसके ऊपर जो कर्जदारी है ना उसको चुकाएगा पहले ये अपनी प्रॉपर्टी में से। फिर अगर उसके बाद इस पर कोई पेमेंट बच जाता है तब ये फर्म्स डेट चुकाएगा, ठीक है। इसके अंदर इतना ही है। अब कुछ बेसिक से पॉइंट देखते हैं। ओके, बेसिक से पॉइंट कौन से देखते हैं। एंट्री सारी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब सिखाऊंगा, ठीक है, इसमें कोई फायदा नहीं सिखाने का, भूल जाओगे। अब कुछ ट्रीटमेंट समझ लो, ठीक है, ट्रीटमेंट समझ लो। देखो अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा अगर साइलेंट है और क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट सेल वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है सेल वैल्यू ऑफ असेट, देन हमको क्या करना है, इन केस ऑफ टेंजिबल असेट्स, इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट्स हमको क्या करना है, अपन को इसकी बुक वैल्यू लेनी है, ठीक है। टेंजिबल असेट्स के केस में हमको इसकी बुक वैल्यू लेनी है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई ने साफ बोल दिया है कि टेंजिबल असेट्स की हमको जो बुक वैल्यू है वो लेनी है साइलेंट अबाउट द सेल वैल्यू ऑफ असेट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और इन केस ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है, इनटेंजिबल असेट जैसे हमारी गुडविल होती है और अपने पेटेंट्स होते हैं, उसमें हम इसकी वैल्यू को निल लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे वैसे पूरा क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है किस केस में, क्वेश्चन अपना साइलेंट है किस केस में, अबाउट अमाउंट पेड टू आउटसाइड लायबिलिटी, अबाउट अमाउंट पेड टू आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा हुआ है मुंह फुला के, तो हमको इस केस में भी क्या करना है, बुक वैल्यू को लेना है, ठीक है। इस केस में भी हमको क्या करना है, बुक वैल्यू को लेना है। चलो नेक्स्ट अब बच्चों हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अब कुछ यार ट्रीटमेंट कराने लायक क्वेश्चन तो है नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब अपन एक क्वेश्चन देखेंगे और उसी क्वेश्चन से मैं आपको सारी बातें सिखाता हुआ जाऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। वेयर इज द क्वेश्चन, सब क्वेश्चन से सीख लेंगे एंट्री वगैरह कैसे बनती है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पी क्यू आर हमारे कोई पार्टनर हैं जो कि 5:3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एग्री टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। अब वो क्या कह रहे हैं? अपनी हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। पी वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द असेट्स एंड पे दी लाइबिलिटीज। मतलब पी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप असेट को बेचो और लाइबिलिटीज को चुकाओ। ही वॉज पेड 1,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विस। और उसके इस काम के लिए हम उसको 1,000 रुपये दे रहे हैं एज अ कमीशन। ठीक है, उसके इस काम के लिए हम उसको 1,000 रुपये दे रहे हैं एज अ कमीशन। द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म वॉज, और फर्म की हमारी की फाइनेंशियल पोजिशन हम देखते हैं क्या क्या है। ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, इसका एक एक एग्जाम्पल ध्यान से समझना। सारे एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। हर एक क्वेश्चन उठाऊंगा हर एक तरह का, जिससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, और हाँ, इसमें IFR वगैरह का ट्रीटमेंट खुद मत करना, पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद कुछ सोचना, ठीक है। तो देखो, बैलेंस शीट है हमारी एज एट 31 मार्च 2019 की। क्रेडिटर्स हैं, BP है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैपिटल्स हैं, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन हमारी क्या होती है? सारे प्रोविजंस हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं। ऑल द प्रोविजंस आर लाइबिलिटी। कैश है, आर्ट्स कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी है। और नीचे दिया हुआ है हमें पी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 12,500, मतलब पी ने हमारी इन्वेस्टमेंट ले ली है, ठीक है। पी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 12,500। स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड 11,500। स्टॉक और डेटर हमारे कितने के रियलाइज हुए हैं? 11,500 रुपये के, दोनों, स्टॉक भी और डेटर भी। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड अमाउंट टू 900। और जो रिलाइजेशन एक्सपेंस हुए ना हमारे, वो कितने के हुए हैं? 900 रुपये के। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज दी फर्म्स बुक, टू क्लोज दी बुक्स ऑफ द फर्म। तो ध्यान रखना, जब भी हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही होगी, 3 हमारे अकाउंट बनने हैं। 3 अकाउंट कौन से बनने हैं वो देखो, फॉर्मेट तो अपन बनाती हैं स्टार्टिंग से। तो बच्चों, जब भी हमारी फर्म डिसॉल्व होगी तो सबसे पहला खाता हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला खाता हमें अपना कौन सा बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसी खाते के अंदर हम अपने सारे असेट्स वगैरह का पेमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये साइड हो गई अपनी डेबिट साइड और ये साइड हो गई अपनी क्रेडिट साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलो, पर्टिकुलर यहाँ आ जाएगा, पर्टिकुलर यहाँ अमाउंट, पर्टिकुलर यहाँ आ जाएगा और अमाउंट यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्केल से इसकी लाइन खींच लेते हैं। फिर बच्चों, अगला अकाउंट हमारा इसमें बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सीखते हुए चलो। फिर अगला हमारा अकाउंट इसमें बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। हमारे 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर कौन कौन से हैं? PQR, ठीक है। 3 पार्टनर कौन कौन से हमारे? PQR। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर PQR, पर्टिकुलर PQR। अब अपन स्केल से लाइन खींच लेते हैं इसकी। चलो, ठीक है, PQR हो गई। अब हमको इसमें बनाना है कैश अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट हम कब बना रहे हैं? ये नेसेसरी अकाउंट हमारे बनेंगे जब हमारी फर्म बंद होगी, तो हमको ये खाते अपने तैयार करने हैं, ठीक है। अब बनेगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट,
ठीक है, तो यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ लाइन खींचो और यहाँ लाइन खींच दो। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट पर, क्योंकि वहाँ पर हमको अपने असेट और लायबिलिटी जो भी हैं वो बेचाबाची करके प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा हो वो निकालना है हमको। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमको अपनी बैलेंस शीट को क्या करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है। खाली कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। असेट साइड का हमारा होता है डेबिट नेचर और इसका होता है लायबिलिटी का क्रेडिट। तो जो भी सारे हमारे असेट्स हैं उनको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर। मैं बताता जा रहा हूँ, लिखते चलना। ठीक है, और बिना मतलब मेरे कराए बिना आगे आगे मत भागना, नहीं क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ स्टॉक है हमारी, स्टॉक दिख रही है ना, तो स्टॉक को लिखते हैं हम सबसे पहले तो, और लिखते जाओ, इनको काटते जाओ। तो स्टॉक हो गया, पेंसिल से स्टॉक हमने काट दिया। और स्टॉक हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड पर। सारे एसेट्स हमारे डेबिट साइड पर आएंगे। तो टू स्टॉक, स्टॉक हमारा कितने का है, 5500 रुपये का, तो 5500। पहली चीज़ हमने अपनी लिख दी स्टॉक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट को काटो, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारी कितने की है, 15,000 रुपये की। तो हम यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को भी लिख देंगे, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट 15,000। तो हमारी अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ गई। अब देखना ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, डेटर तो हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड पर, और मैंने क्या बताया था कि सारे प्रोविज़न हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, मतलब 450 रुपये क्रेडिट साइड पर और 7100 रुपये हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड पर। तो लिख देते हैं इसको फटाफट से। तो देखो ध्यान से, टू डेटर्स, कितने के आ जाएंगे, 7100, और जो प्रोविज़न है वो इस साइड आ जाएगा। तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंट कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, शो करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट, अब बच्चों हमें एसेट साइड पर कैश दिया हुआ है 5600 रुपये का, मतलब हमारे पास कैश है एसेट साइड में। तो ये जो कैश है ना, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, जो कैश है अपना, हमारे पास जितना पैसा है वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। ये पैसा हमें लिखना है अपने कैश अकाउंट में। तो फटाफट से आ जाओ अपने कैश अकाउंट में। तो ये हम आ गए अपने कैश अकाउंट में। तो अब इसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर करेंगे डेबिट साइड पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपया है यहाँ पर, 5600 रुपये। तो हमने यहाँ पर कैश लिख दिया 5600 रुपये का। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें दी हुई है आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, मतलब आर की कैपिटल हमारी असेट साइड पर है, यहाँ पर नहीं है। तो अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वैसे हमारी कैपिटल आती थी इस साइड पर, अगर लायबिलिटी साइड पर दी हो तो कैपिटल हमारी इस साइड पर आएगी, अगर असेट साइड पर दी हो तो हमारी कैपिटल इस साइड पर आएगी। तो अब हम लिख देते हैं अपनी कैपिटल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आर की कैपिटल कितनी आ जाएगी बच्चों अपनी, 8000 रुपये। लगे हाथ इनकी भी लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी दी है 37,550 और क्यू की दी है 15,000 रुपये। ठीक है, अब जो जो अपन ने लिख लिया है ना उसको सबको काट देते हैं हम। देखना ध्यान से, प्रोविज़न हो गया, डेटर्स हो गए, ठीक है, कैश हो गया, कैपिटल भी लिख दी, और हमने लगे हाथ ये भी लिख दी, इसकी कैपिटल भी। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी रह गया, इसको भी लिख लेते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में असेट साइड पर। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है ये,
30,000 रुपये की। अब ये हो गई, ठीक है गाइस, अब ये हो चुकी है। अब ऐसे भी काट दो। अब इस साइड की बात ये आती है, सबसे पहले हमारी क्रेडिटर्स हैं कितने के, 10,000 रुपीज़ के, फिर बिल्स पेबल है 3700 का। तो पहले इसको लिख देते हैं, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे क्रेडिटर्स, 10,000 रुपीज़ के, और बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने के हैं, 3700 रुपये की। ठीक है बच्चों, अब एक बात याद रखना मेरी, कि क्रेडिटर्स हमारी होती है आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, और ये दोनों हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती हैं। इनको आप याद रखना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों हमारी होती हैं आउटसाइड लायबिलिटीज़। अब नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब जब हमारी इन्वेस्टमेंट ही नहीं बची तो आईएफआर का क्या होगा, ठीक है, तो इसे भी हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये नया पॉइंट है आईएफआर का। वैसे क्या होती थी, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपन, लेकिन यहाँ पर आईएफआर को हम कहाँ लिखेंगे, बाय आईएफआर, और अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 4500 रुपये। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नीचे आ जाओ, अब बारी आती है पेमेंट्स की। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, अब हमारी पेमेंट्स की बारी आती है। ओके चलो, अब देखो एंट्री सीखना ध्यान से। हमने असेट क्लोज करे अपने, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये सारे हमारे असेट्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे असेट्स हैं। और अगर कोई गुडविल है तो वो भी हमारी यहाँ पर आ जाएगी, एग्जिस्टिंग गुडविल आएगी, केवल ध्यान रखना कौन सी गुडविल आएगी, एग्जिस्टिंग गुडविल ऑल्सो क्लोज्ड। ये हमने सारे असेट अपने क्लोज करे हैं, तो एंट्री क्या बनाएगी, इन केस ऑफ व्हेन वी आर गोइंग टू क्लोज अवर असेट, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटा, टू मशीनरी। ठीक है, और ये हमने सारी लायबिलिटीज अपनी क्लोज करी है, तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री समझ में आ गई आपको यहीं से, ठीक है, ज़रूरत नहीं लिखवाने की उसमें इंट्रोडक्शन में, तो एंट्री यहीं से क्लियर हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटा, टू प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पर पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन, आईएफआर टू रियलाइजेशन। कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर WCR, फ्री रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पर, एक्सेप्ट सारी लायबिलिटीज एक्सेप्ट WCR, फ्री रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पर नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अब देखो, अब बात आती है पेमेंट करने की बारी आती है बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है पी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 12,500 रुपये, मतलब पी ने क्या करा है, 12,500 रुपये की हमारी इन्वेस्टमेंट पी ने ले ली है, ठीक है। पी ने क्या किया है, 12,500 रुपये की अपनी इन्वेस्टमेंट ले ली है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो पी ने ली है तो क्या लिखेंगे, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट हमारी इसने कितने की ली है, 12,500 रुपये की, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोबारा सुन लो, असेट टुक ओवर करने की एंट्री क्या बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना,
ठीक है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ये एंट्री हो जाएगी हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका क्या होगा। अब ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस जगह आएगा, इस जगह आएगा, टू क्या डाल के लिखें, टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,500 रुपये, टू रियलाइजेशन अकाउंट पी के खाते में 12,500 रुपये, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ भी एंट्री सेम ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड 11,500 रुपये, मतलब स्टॉक एंड डेटर्स के मिलकर हमको कितना पेमेंट मिल गया, 11,500 रुपये का। तो अब क्या लिखेंगे बताओ, अब बाय पीस कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे हम, अब लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, बाय कैश अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट कितना आ जाएगा, 11,500। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रही है एंट्री साथ के साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसको तुरंत कैश अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करना है, तो कैश अकाउंट में ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके, तो टू रियलाइजेशन 11,500। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, ये हो गया, ये हो गया। प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड टू क्यू फॉर, अब देखना ध्यान से, बेची है, टुक ओवर, यहाँ पर लिखा था टुक ओवर, तो हमने इसीलिए बाय पीस कैपिटल अकाउंट लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम बेच रहे हैं, देखो सोल्ड वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट आएगा, तो फिर 22,500 रुपये का हमारे ऊपर हमारे पास कैश आ गया। और जब कैश आया है तो यहाँ पर फिर दोबारा हमको क्या लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक में मत लिख देना, टोटल मार के अलग अलग दिखाना पड़ेगा हमको। ये कितना है, 22,500 रुपये का। और फटाफट से हम आ जाते हैं कहाँ पर, फटाफट से हम आ जाते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। कैसे लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, सेम वही, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 22,500, 22,500। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है हमसे, अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड 1,500 रुपये, मतलब फिर फायदा हो गया। अनरिकॉर्डेड असेट्स कितने के रियलाइज हुए हमें, 1,500 रुपये के, मतलब पैसा और आ गया 1,500 रुपये का। फिर अगेन दोबारा बाय कैश अकाउंट, हाउ मच, 1,500 रुपये। एंट्री सेम वही, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, साथ के साथ एंट्री सिखाता जाऊँगा। अब फटाफट से, जब कैश की बात हो रही है तो हमको कहाँ आना पड़ेगा, कैश की बात हो रही है तो हमको कैश में आना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा, 1,500 रुपये। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड अमाउंट टू ₹900, और हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कितना पेमेंट दिया है, 900 रुपये का। ठीक है, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को पेमेंट दिया है 900 रुपये का, मतलब पेमेंट हमारी जेब से निकला है। तो जब जेब से निकल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है, कितने रुपए, 900 रुपये। और अब हमको कहाँ आना है, अब हमको आना है अपनी रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में आकर हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमने पेमेंट करी है ना, पेमेंट हमारी जेब से गई है, तो टू, जो पेमेंट करेंगे वो इस साइड और जो पैसा आएगा वो इस साइड, टू कैश अकाउंट 900 रुपये। और हमने क्वेश्चन में ऊपर बोला गया था, हमने कमीशन पे किया है 1,000 रुपये का, तो कमीशन हमारी जेब से जाएगा। ठीक है, और कमीशन पे कर किसको करेंगे हम, टू पीस कैपिटल अकाउंट। कमीशन पे करने की एंट्री सुन लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, एंट्री साथ के साथ होंगी। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ये हमने कमीशन पे किया है, तो ये कमीशन पे करने की एंट्री है 1,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने पी को 1,000 रुपये दिए, तो पी के खाते में फटाफट से 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ आ गए, तो क्या लिखना है हमको, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 रुपये लिख दिए। बात समझ में आ रही है, 1,000 रुपये हमने लिख दिए यहाँ पर।
अब देखो नेक्स्ट, अब जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं बच्चों, इनका हमें पेमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बाहर से पैसा उठाया होगा अपन ने, तो इनका पेमेंट करना पड़ेगा हमको। और किस पे करेंगे? बुक वैल्यू पर। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इनका पेमेंट बुक वैल्यू पर करेंगे। तो बुक वैल्यू पर हम इनका पेमेंट कैसे करेंगे? टू कैश अकाउंट। ठीक है, पेमेंट दे दो, दोनों का टोटल कर लो। तो ये 13,700 रुपये का हमने पेमेंट इनको कर दिया। अब इनकी हम करते हैं टोटलिंग, देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है फटाफट से। तो 450 प्लस 10,000 प्लस 3700 प्लस 4500 प्लस 12,500 प्लस 11,500 प्लस 22,500 प्लस 1,500। ठीक है, तो ये आ रहा है बच्चों अपना, कहीं लिख लेता हूँ मैं इसको, 66650। अब इसका करते हैं एक बार, 5500 प्लस 15,000 प्लस, अरे यार 5500। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसका टोटल ज़्यादा आ रहा है 73,200, तो सेम यहीं पर होगा। और इसमें से इस पूरे का जो हमने टोटल किया था ना 66650, उसको माइनस करने पर कितना अमाउंट बचेगा? 6550, मतलब लॉस। जब यहाँ पर बैलेंस बच रहा है मतलब हमें घाटा हुआ है, हमारे पास पैसा कमाया है और हमने पेमेंट ज़्यादा दी है। तो अब हमें क्या करना है? बाय लॉस। अब इस लॉस को जो हमारे पार्टनर्स हैं हम उनसे वसूलेंगे इनके PSR में। ओके, कितना PSR है इनका ओल्ड वाला? 5:3:2। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3275 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1965 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1310 ये आ गया। अब ये जो लॉस है ना, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वो आ जाएगा हमारा इस साइड पर। ठीक है, हमारा लॉस बच्चों किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। तो लिख देते हैं हम टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है? 3275 और 1965 और 1310। ठीक है, अब टोटलिंग कर लो, जिसकी टोटलिंग ज़्यादा हो वो करना भाई, पहले ऐसा मत कर देना। अब देखो इसकी टोटलिंग ज़्यादा आएगी 38550, क्यू की भी ज़्यादा आ जाएगी लेकिन आर की कम आएगी। तो 38550, 15,000 रुपये ये। ठीक है, और बच्चों कोई भी अगर सरप्लस और डेफिशिएंसी होती है तो हम उसको कैश से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फर्म हो रही है बंद, तो या तो ये पैसा ले जाएंगे या पैसा लाएंगे, दो ही काम होंगे। CDBD कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, या तो पैसा लाएंगे या ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है? यहाँ पर बचेगा 22,775 और यहाँ बचेगा 130,352 कैश अकाउंट। मतलब ये पैसा अपने घर ले जाएंगे, ये पैसा घर ले जाएंगे अपने, इतना पैसा इनको बच गया। अब इसकी टोटलिंग करो, ये आ रहा है 9310। अब 9310 यहाँ आ जाएगा, मतलब भाई ये पैसा अपने घर से लेकर आएगा, वो भी कितना? 9310। ठीक है, ये पैसा अपने घर से लाएगा, फर्म को चुकाएगा, इस पर इतने रुपए हमारे निकल रहे हैं और इनके इतने रुपए हमारे ऊपर है, तो हम इनको दे देंगे, लेकिन इससे हमें पैसा लेना है, ये लाएगा घर से। अब हमको क्या करना है? अब हमको कैश अकाउंट में डालना है। तो देखो हम अकाउंट बनाते हैं एज अ फर्म बन के, हम अकाउंट बनाते हैं एज अ फर्म बन के। तो जो पैसा फर्म को पे करना है वो हम लिखेंगे इस साइड पर, क्योंकि जो पैसा हमारे पास से निकलता है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो बाय किस किस को देना है? पीस कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा? 22,775। और फिर बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, इसको कितना देना है? 13035।
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ हमसे को किससे पैसे लेने हैं, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, कितने लेने हैं 9310, ठीक है 9310। और यहाँ पर हमने जो आउटसाइड लाइबिलिटीज पे की थी ना, वो भी लिख दो। पैसा हमारे पास से गया है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की थी 13,700 रुपये की थी। कितने की थी 13,700 रुपये की थी ना। देखो ध्यान से दिखाऊँ कहाँ पर थी। अब बच्चों अब भी समझ में नहीं आया फिर देख लेना। ये जो हमने पेमेंट किया था इनका दोनों का, ये कैश में ही तो गया है, हमारी जेब से निकला है ना पैसा, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों एक जादू देखना, अभी इन दोनों का टोटल मारते हैं। तो 5600 प्लस 11,500 प्लस 22,500 प्लस 1,500 प्लस 9310, तो ये 50,410 निकल कर आ रहा है। अब इसका करते हैं 900 प्लस 22,775 प्लस 13,035 प्लस 13,700, तो ये भी सेम हमारा 50,410 आ गया। ठीक है, दोनों के बैलेंसेस हमारे सेम आएंगे कैश में। दैट्स इट।